हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अनुसंधान के बढ़ने के साथ साथ उसमें परिकल्पना को देखेंगे। परिकल्पना अनुसंधान को एक दिशा निर्देश प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार हम परिकल्पना देखें तो हम परिकल्पना के बारे में देखें तो ये उपकल्पना है, यानी हमारी कल्पना है। जैसे कि हम इमेजिनेशन करते हैं, वैसे इमेजिनेशन है जो एक समय के अनुसार काम चलाओ सामान्यीकरण निष्कर्ष होता है कि हम एक समय के लिए सामान्यीकरण निष्कर्ष बना लेते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं कि जो अशिक्षित लोग होते हैं वो अधिक धार्मिक होते हैं। ये हमारी काम चलाओ निष्कर्ष हो सकता है कि हम इस प्रकार एक विचार है, हमारा एक विचार है। आगे हम उपकल्पना में हम उसकी अर्थ देखेंगे, उसकी परिभाषाएं देखेंगे और उसके महत्व को अंतर्बोध करते हुए उसको समझने का प्रयास करेंगे कि उपकल्पना किस प्रकार होती हैं। उपकल्पना देखें तो हाइपोथेसिस एक वेरिएबल यानी चर होते हैं, वेरिएबल डाटा होते हैं जिसको ऑपरेशनलाइजेशन यानी उसको क्रियान्वयन करने के लिए जो अनुसंधानकर्ता होता है, जो रिसर्चर होता है, वो डाटा इकट्ठा करता है और डाटा इकट्ठा करने के बाद उसको एक फ्रेमवर्क में तैयार करता है, यानी एक ना मॉडिफाई करता है कि जैसे कि डाटा होते हैं कि हमने कुछ अमीर बच्चों के डाटा लिए, कुछ गरीब बच्चों के डाटा लिए। हमने उनमें देखा कि उनमें किस प्रकार की प्रॉब्लम पाई जाती है। इस प्रकार देखने के लिए हमें डाटा इकट्ठा करना आवश्यक हो जाता है। प्राकल्पना को देखें तो प्राकल्पना एक क्या है? काम चलाऊ अनुमान है, यानी हमारी काम चलाऊ अनुमान होती हैं। जैसे कि हम अनुसंधान करने गए तो हमारे पास एक समस्या है, समस्या के बारे में हमने वहाँ पे रिसर्चर्स, वहाँ पे डाटा इकट्ठा करने वाले लोगों, जैसे प्राइमरी डाटा में हमने लोगों से पूछा तो हमने कुछ एक विचार निकाले। तो हमने एक महिलाओं के बारे में रिसर्च किया, तो महिलाओं में हमने शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं के बारे में रिसर्च किया। रिसर्च में हमने कुछ डाटा इकट्ठे किए कि है ना किस प्रकार की महिलाएं ज़्यादा समस्याओं का सामना करती है, या शिक्षित महिलाएं या शिक्षित महिलाएं, उस प्रकार कौन सी महिलाएं ज़्यादा शोषित होती हैं। तो हमने शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं का डाटा इकट्ठे किया, तो हमें एक विचारों की उपज मिलती है। इसी प्रकार जॉर्ज कैसवेल ने कहा था कि उपकल्पना एक अस्थायी और काल्पनिक निष्कर्ष है, यानी कोई स्थायी नहीं है, वो अस्थायी और काम चलाओ निष्कर्ष है। वही बोगार्ड ने कहा था कि उपकल्पना प्रस्तावना है जिसका परीक्षण करना अभी बाकी है, यानी जिसका परीक्षण नहीं हुआ है, ओनली एक विचार है। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा के साथ इसके विशेषता और महत्व को देखेंगे। एक तरह से ये अनुसंधान को दिशा निर्देश देती है कि अनुसंधान किस दिशा में जा रहा है, उसको एक दिशा प्रदान करती हैं। और ये पूर्व का एक विचार है, अनुसंधान करने में अभी वो सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन एक पूर्व का डाटा इकट्ठा करने के बाद हमने एक पूर्व का विचार बना लिया कि इस प्रकार हो सकता है डाटा के आधार पर। और एक सामान्यीकरण है, इसमें अनुसंधान को सरलता प्रदान हो जाती है और समस्याओं से घनिष्ठता संबंध हमें प्रदान हो जाता है कि एक तरह से हमें समस्याओं के बारे में अधिक जानकारी हो जाती है डाटा इकट्ठा करने से। अब हम इसके प्रकार को देखें तो इसमें 3 प्रकार के मैनली देखा गया है कि इसमें 3 प्रकार के प्रकल्पना पाई जाती है। एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एक होती है नल हाइपोथेसिस और एक होती है एक होती है अल्टरनेटिव रिसर्च, एक होती है नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव होती है कि अगर हमने कोई डाटा इकट्ठा किया, वो सही डाटा, कोई हमने एक विचार दिया और डाटा इकट्ठा करने के बाद हमारा विचार सिद्ध हो गया तो हो गए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और अगर हमने कोई डाटा इकट्ठा किया और वो गलत सिद्ध हो गई, इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। इस प्रकार 2 प्रकार की हाइपोथेसिस देखने को मिलती है। हाइपोथेसिस में हमने आगे देखे तो कार्यकारी प्राकल्पना होती है। कार्यकारी प्राकल्पना क्या होती है कि अभी हमें अनुसंधान के बारे में कुछ पता नहीं है, उसके बारे में हमें एक प्रारंभिक कदम होता है अनुसंधान की ओर बढ़ने के लिए, जो हमें अंत तक उसमें अनुसंधानकर्ता के सिद्धांत तक ले जाने का कार्य करता है, उसको बोलते हैं कार्यकारी प्राकल्पना। यानी कार्य को स्टार्ट करने में जो शुरुआत में जो विचार को क्रियान्वयन किया जाता है उसको बोलते हैं कार्यकारी प्राकल्पना। और अनुसंधान प्राकल्पना वैकल्पिक प्राकल्पना का ही भाग है, जिसमें अनुसंधान प्राकल्पना में क्या होता है कि
अनुसंधान प्राकल्पना एक अल्टरनेटिव प्राकल्पना होती है जिसमें तथ्यों और आंकड़ों को इकट्ठा करके एक रीजन तक पहुंचा जाता है, उसको बोलते हैं अनुसंधान प्राकल्पना। निराकरणीय प्राकल्पना होती है कि अगर हमने कोई डाटा इकट्ठा किए हैं और हमने कोई विचार दिया है उस डाटा के थ्रू, तो हमें वो विचार गलत सिद्ध हो गया है, तो उसको बोलते हैं निराकरणीय प्राकल्पना। वहीं सांख्यिकी प्राकल्पना एक गणनात्मक प्राकल्पना होती है जिसमें जो डाटा होते हैं वो संख्याओं के आधार पर हमें मिलते हैं, उसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं। वहीं वैज्ञानिक प्राकल्पना विज्ञानों के आधार पर होती है जिसमें विज्ञानों के शोध के आधार पर हमें डाटा को अच्छी तरह से उसको अवलोकन करके, निरीक्षण करके, उसके बाद जो हम विचार देते हैं उसको बोलते हैं वैज्ञानिक प्राकल्पना। इसके स्रोत क्या है, हमें प्राकल्पना किस प्रकार मिलती है? जैसे कि हमारी लोक बुद्धिमानी, हमारी खुद की बुद्धिमानी होती है, हम इतना जो बचपन से हमने पढ़ा है उसके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, उसके आधार पर लोक बुद्धिमानी देखी गई है। अंतर्बोध यानी इंट्यूशन पावर क्या होती है कि हमने कई लोगों को देखा, उसके आधार पर हम जो अंतर्बोध के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं उसको बोलते हैं अंतर्बोध प्राकल्पना। इसमें व्यक्तिगत अनुभव हो सकते हैं, व्यक्ति के अपने कुछ अनुभव हो सकते हैं, हालांकि ये गुणात्मक श्रेणी में आ जाता है, लेकिन व्यक्ति के भी खुद कुछ अनुभव होते हैं, कुछ मान्यताएं होती है जो कभी गलत भी सिद्ध हो सकती है, लेकिन हमेशा सही सिद्ध हो ये मुमकिन नहीं है। पास्ट अनुसंधान, जो हमने पास्ट के जो रिसर्चर होते हैं उनके जो थ्योरी है, उनकी थीसिस पढ़ने के बाद जो हमने डाटा इकट्ठा किया वो हमारे लिए बहुत काम आता है। ये एक तरह से प्राकल्पनिक निर्माण में स्रोत हो सकते हैं। बहस और वार्तालाप, कम्युनिकेशन और डिस्कशन, जो हम किसी ऐसे जिस माहौल में जो इंसान रह रहा है उसके साथ डिस्कशन करके हम ये विचार दे सकते हैं, हालांकि सबके अपने विचार होते हैं। समाज की संस्कृति के आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि मर्टन का प्रकार्यवादी सिद्धांत में देखा गया है कि उन्होंने बताया कि जिस संस्कृति का हम अध्ययन कर रहे हैं उस संस्कृति के मूल्य मानकों को हमें पढ़ना पड़ेगा, जब जाके हम उसकी थ्योरी बना सकते हैं। हर किसी संस्कृति के अलग मूल्य मानक होते हैं। इस प्रकार हम समाजशास्त्र में अगर देखें तो समाज की संस्कृति का अध्ययन करना प्राकल्पना निर्माण करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसमें प्राकल्पना निर्माण करने में कौन कौन सी कठिनाई आती है, उसमें शब्दों के पकड़, जो शब्दों पर पकड़ होती है वो उसको रिसर्चर असमर्थ पाता है अपने आप को, यानी उसको शब्दों में व्यक्त करना, जो रिसर्चर डाटा इकट्ठा किया उसको शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ अनुभव करना। ज्ञान का अभाव, तर्कसंगतता के प्रयोग में कमी, वो तर्कसंगतता के आधार पर प्रयोग में कमी के आधार पर कठिनाई महसूस करता है। ये गुड़े और होट ने कहा था। वहीं देखा जाए तो हम इसकी त्रुटि देखें तो त्रुटि अल्फ़ा और त्रुटि बीटा देखने को मिलती है। ये हर किताब में नहीं मिलेगा, ये कंटेंट कुछ राम आहूजा की किताबों से लिया गया है। जिसमें से हम देखें तो अल्फ़ा त्रुटि क्या होती है, इसमें सत्य प्राकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है। जो नल हाइपोथेसिस होती है, निराकरणीय प्राकल्पना जो हमने पढ़ा इसके प्रकार को, उसमें क्या होता है कि सत्य प्राकल्पना होती है। हमने कोई एक प्राकल्पना बनाई, वो हमको लगती है सत्य है, लेकिन वो अस्वीकार कर दी जाती है, तो बोलते हैं त्रुटि अल्फा। सत्य प्राकल्पना को अस्वीकार कर देना वो ना अनुसंधान के लिए त्रुटि अल्फा होती है। इसमें प्रत्यक्ष नियंत्रण होना जरूरी है। इसके लिए हमें क्या जरूरी है कि हमें त्रुटि अल्फा ना हो, उसके लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण होना जरूरी है। और महत्व के स्तर को बदलकर कम किया जा सकता है। इसके महत्व के स्तर को बदलकर कम किया जा सकता है। और त्रुटि बीटा क्या होती हैं, जैसे कि असत्य प्राकल्पना को अस्वीकार करने में असफल होना, यानी कोई असत्य प्राकल्पना है उसको अस्वीकार नहीं किया गया है और उसमें असफल हो गए हैं, यानी उसको स्वीकार कर लिया गया है। मेन रूप से देखा जाए तो त्रुटि बीटा में तो इसमें अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। इसमें प्रतिदर्श को नियंत्रित करके उसको कम किया जा सकता है, प्रतिदर्श को नियंत्रित करके उसको कम किया जा सकता है, उसको बोलता है त्रुटि बीटा। सॉरी, इसकी टेस्टिंग कैसे हो सकती है? प्राकल्पना की टेस्टिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक परंपरागत उपागम कहता है कि पहले 3 अवस्थाएं इसकी 3 अवस्थाएं की एक अवधारणा बनाओ कि शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं में पीड़ित कौन होती है। एक अवधारणा बनाई, उसको अनुभव के आधार पर
अनुभव की अवस्था में लाओ, यानी अनुभव करो, किसी से पूछो करो और पुराने रिसर्च पढ़ो, अनुभव के आधार पर लाओ और डाटा इकट्ठा करने के बाद उसको इम्प्लाइड करो कि है ना इस प्रकार की प्रकल्पना का निर्माण हुआ है कि जो अशिक्षित महिला है उनका शोषण अधिक होता है और अशिक्षित महिलाएं उनका शोषण अधिक होता है और शिक्षित महिलाओं का शोषण कम होता है। इस आधार पर परंपरागत उपागम के आधार पर हम प्राकल्पना को टेस्टिंग कर सकते हैं। प्राकल्पना निगमन विधि, इसमें सिंगलटन और स्ट्रेस ने 1999 में दिया था। इसमें बताया कि रचना, कोई चीज़ की रचना करने के बाद उसके प्राकल्पना में परिणाम निकालना, यानी हमने शिक्षित अशिक्षित महिलाओं की टेस्टिंग की और उसके परिणाम निकाले, फिर अवलोकन के बेस पर हमने देखा जाके और अवलोकन के बेस पर निष्कर्ष निकाले। इसको बोलते हैं प्राकल्पना निगमन विधि। और अनुभव परीक्षण क्या होता है? ये मुख्यतः ब्लैक और चैंपियन ने 1976 में दिया था। रिसर्चर ने जो अवलोकित किया है उसे स्वीकृत अस्वीकृत किया जा सकता है। प्राकल्पना तर्कसंगत रूप से परीक्षण होनी चाहिए, यानी जो रिसर्चर ने किया है उसको टेस्टिंग की है, उसके बाद जो उसको या तो स्वीकार कर लिया जाएगा या अस्वीकार कर लिया जाएगा, उसका अवलोकन के द्वारा तर्कसंगत रूप से परीक्षण किया जाएगा। इस प्रकार प्राकल्पना एक तरह से वो अनुसंधान को दिशा निर्देश देने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। इसमें वो काम चलाऊ अनुमान होता है जिसके आधार पर मन ही मन में एक विचार बना लिया जाता है कि हम इस प्रकार की प्राकल्पना का निर्माण करके मन ही मन में अनुमान लगा के विचार को सहज ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वो ना सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इस प्रकार अनुसंधान में हमें देखने को मिलती है। इसके आधार पर हमने प्राकल्पना को पढ़ा।